प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DVPG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। मैं आज आपके सामने भारतीय स्तूप स्थापत्य के विकास पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MA सेकंड सेमेस्टर के कोर पेपर का हिस्सा है। मटेरियल रिमेन्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पेपर में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। स्तूप संरचना का संबंध बौद्ध कला से है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के एक ऐसे चबूतरे से हुआ था जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। प्रारंभ में एक सरल संरचना थी जिसमें उसको मृतक की अस्थियों को या मृतक की चिता के ऊपर मिट्टी से ढक दिया जाता था। बाद में उसके ऊपर कुछ ईंट चुना जाने लगा और उसके कालांतर में एक पत्थर की संरचना और उसके चारों ओर कलात्मक संरचनाओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जो जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं थीं, जैसे उनके जन्म, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन और निर्वाण से संबंधित स्थानों पर मुख्य रूप से स्तूप का निर्माण किया गया प्रारंभ में। बाद में उनके याद से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें या उनके धर्म से अनुयायियों के द्वारा जो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर भी अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप निर्माण की जो परंपरा है वह पुरानी है, बौद्ध धर्म से भी प्राचीन है। वहाँ पर ठीक स्तूप संरचना जैसी किसी अब नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसी बात पता चलती है साहित्य से कि उसके पहले भी इस प्रकार की प्रथा थी और हम पाषाणकालीन युग में देख सकते हैं कि मृतकों के अस्थियों को पत्थरों या मिट्टी या ईंटों से ढका जाता था। दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में एक घटना का उल्लेख आता है। बुद्ध के अंतिम समय में उनके अनुयायी जब उनसे पूछते हैं कि उनकी किस प्रकार याद रखेंगे, तो उन्होंने एक पुरानी मान्यता का उदाहरण देते हुए कहा है कि चक्रवर्ती राजा या सम्यक संबुद्ध आदि लोगों की चिताओं पर स्तूप का निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पहले भी इस प्रकार के निर्माण हुआ करते थे। बहुत व्यवस्थित नहीं थे, लेकिन निर्माण निश्चित रूप से थे या परंपरा थी जो उनके बाद भी चलती रही और उसमें काफ़ी परिष्कार हुआ। कालक्रम की दृष्टि से हम देखते हैं स्तूप निर्माण की प्रक्रिया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध के निर्माण के बाद स्तूप निर्माण की प्रथा एक निश्चित क्रम में आरंभ हो गई। साहित्य में और पुरातत्व में इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि उनके मृत्यु के बाद उनके निकट के संबंधी कुलों और व्यक्तियों के बीच उनके अस्थियों को लेकर एक विवाद हुआ और बाद में उसे 8 भागों में बांटा गया, जिनमें 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। कालांतर में अशोक ने उन स्थानों पर पुनः स्तूप का निर्माण कराया और उसके बाद भी और जगहों पर भी उसने स्तूप का निर्माण कराया। वर्तमान में समय में अशोक के द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों के उदाहरण मिलते हैं। हालांकि उन अशोक द्वारा जो निर्माण कराया गया था उसका काफ़ी परिष्कार हो चुका था। परंपरा के अनुसार तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन यह एक किंवदंती लगती है। लेकिन फिर भी अशोक ने काफ़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया था। अब हम स्तूप के प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो स्तूप के जो प्रकार जो साहित्य और पुरातत्व से प्राप्त होते हैं, वो मुख्यतः 4 प्रकार के स्तूपों की चर्चा की जाती है। शारीरिक स्तूप, पारभौगिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और व्रतानुष्ठित अथवा मनौती स्तूप। शारीरिक स्तूप इनमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इनका निर्माण बुद्ध या अन्य अरहत या बोधिसत्वों के अस्थि अवशेषों पर किया जाता है। पारिभागिक स्तूप वे स्तूप होते हैं जो भगवान बुद्ध अथवा अन्य अरहतों के द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का रख कर उन स्तूपों का निर्माण कराया जाता है, उन्हें पारिभागिक स्तूप कहते हैं। तीसरे प्रकार का स्तूप जो उद्देशिक स्तूप होता है, जिसे अन्य व्यक्तियों द्वारा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण केंद्रों या अपने किसी विशेष उद्देश्य से इन स्तूपों का निर्माण कराया जाता है, वे उद्देशिक स्तूप कहलाते हैं। एक चौथे प्रकार के स्तूप जो पूजार्थक या मनौती स्तूप होते हैं, ये छोटे छोटे स्तूप होते हैं जो मनौती या चढ़ावा के लिए बनाए जाते हैं। इसे प्रायः उन स्तूपों के निकट बनाया जाता है जो कुछ प्रमुख स्तूप होते हैं और इसमें किसी धातु या वस्तु रखने की प्रथा निहित नहीं है। इसे सामान्य तौर पर हम अपनी किसी मनौती के पूर्ण होने पर इसे मनाते हैं। तो तक्षशिला, नालंदा, सारनाथ आदि स्थानों पर मुख्य स्तूप के अगल बगल हम ऐसे मनौती स्तूपों को देख सकते हैं। स्तूप जो है वह एक सरल किस्म की संरचना है। इसमें कोई बहुत
स्थापत्यगत बहुत सी विशेषताएं नहीं हैं। एक सामान्य अर्धगोलाकार संरचना है। इसे एक चबूतरे पर बनाया जाता है जिसे मेदी कहा जाता है। उसके ऊपर अर्धगोलाकार जो भाग होता है प्रायः उसे अंड कहा जाता है। कहीं कहीं अर्धगोलाकार की जगह ढोलकाकार या अन्य प्रकार की संरचनाएं भी हो सकती हैं। और उस जो अर्धगोलाकार या उसका अंड वाला भाग होता है उसके ऊपर एक चौकोर भाग बनाया जाता है जिसे हर्मिका कहा जाता है। वहीं पर हम बुद्ध या अन्य अरहतों या जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है उनके अवशेष वहाँ पर हम स्थापित करते हैं और उसके ऊपर हम एक छत्र लगा देते हैं। यष्टि को आधार देकर एक छत्र की स्थापना कर दी जाती है। मेदी के चारों ओर वेदिका बनवा दी जाती है जो स्तूप के रक्षा का भी काम करती है और उसके अंदर लोग परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा पथ का भी काम करती है। वहीं पर प्रवेश द्वार के रूप में तोरण द्वार लगा दिए जाते हैं। यही मुख्य रूप से स्तूप स्थापत्य की संरचना होती है। अब महत्वपूर्ण भाग वही होता है कि इसके वेदिका पर, तोरण द्वार पर और कभी कभी अंड और मेदी पर विविध प्रकार के शिल्प का उत्कीर्णन किया जाता है जो कि बौद्ध कला के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज भी जो स्तूप संरचना है और उसका जो शिल्प है वो विश्वविख्यात है। अब हम भारत में के जो प्रमुख कुछ स्तूप हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्तूप भारत में लगभग संपूर्ण भारत से ही पाए जाते हैं फैले रूप में, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से हैं, मध्य प्रदेश हैं और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कुछ हिस्से से स्तूप ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं और जगह से छोटे-छोटे स्तूप हैं। तो जो उत्तर भारत में जो स्तूप हैं उनमें पिपरावा का स्तूप सबसे प्राचीन माना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। इसे प्राक मौर्य युगीन कहा गया है, लेकिन अब इसके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका व्यास लगभग 116 फीट रहा था और इसके अंदर बुद्ध के अवशेष थे। अब इसके काफ़ी हिस्सा इसका नुकसान हो गया है, अब इसके कुछ हिस्से बचे हुए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्तूप है प्राचीन स्तूपों में भरत का स्तूप है जिसके ध्वंसावशेष ही प्राप्त होते विभिन्न संग्रहालयों में रखे हैं। मुख्य रूप से भारतीय संग्रहालय कलकत्ता और इलाहाबाद के संग्रहालय में यहाँ के अवशेष रखे हुए हैं। यह मध्य प्रदेश का में पाया गया है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था और यह अशोककालीन बताया जाता था। बाद में शुंग काल में इसका परिवर्धन हुआ था, लेकिन समय के साथ यह अस्थायी न रह सका और इसका काफ़ी हिस्सा नुकसान पहुँच गया। इसकी जो वेदिकाएँ हैं और तोरण द्वार जो हैं, विशेष रूप से तोरण द्वार, इसका विशेष रूप से अलंकरण हुआ है। इस पर बौद्ध धर्म और जातकों के विविध चित्र अंकित हैं। विविध प्रकार की कलाकृतियाँ हैं। बौद्ध धर्म और उसके जो विभिन्न प्रकार के मिथक हैं उससे यह स्तूप के तोरण भरे हुए हैं और पूरे दुनिया में अपने कला के लिए प्रसिद्ध हैं। सारनाथ का भी नाम भारत के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों, बौद्ध तीर्थस्थलों में से है और यह स्तूप के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो यहाँ पर 3 स्तूप पाए जाते हैं वर्तमान में। एक है पहला चौखंडी स्तूप जिसके ध्वंसावशेष सारनाथ से थोड़ा सा पहले है और मार्ग में ही मिलता है, और एक ऊंचे टीला रुमा है, उसके ऊपर एक मध्यकालीन संरचना पाई जाती है। इसके कुछ ही निकट एक जो ठीक ठाक अवस्था का जो स्तूप है वो धमे का स्तूप पाया जाता है। यह अपने प्राचीन रूप में वर्तमान है। ऐसा माना जाता है कि यह इसका कुछ हिस्सा भी अशोक काल में बना होगा, लेकिन बाद में ये गुप्त काल की संरचना मुख्य रूप से मानी जाती है। और इसका निचला भाग जो पत्थरों से आच्छादित है और ऊपरी भागों ईंट से बने हुए हैं। ये लगभग 104 फीट ऊंचा है। इसके निकट ही एक धर्मराज का स्तूप पाया जाता है जो अशोक काल का था, लेकिन अब इसे केवल परिक्रमा जो मेदी के नीचे का हिस्सा है वही पाया जाता है। भग्नावशेष इसका लगभग 150 साल पहले काशी के एक जमींदार ने इस स्तूप को काफ़ी हिस्सा नुकसान पहुंचा दिया था। उसकी ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर कुछ अवशेष महत्वपूर्ण खजाना मिल सकता है, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। अशोक के बुद्ध के केवल अवशेष मिले और उसने इस स्तूप को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो धर्मराज का स्तूप के भी ध्वंसावशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, लेकिन वर्तमान में केवल उसका जमीन वाला हिस्सा ही मिलता है। कुछ और महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से हमें स्तूप को केवल अवशेष प्राप्त होते हैं, पूर्ण रूप में नहीं प्राप्त होते हैं, वे हैं कुशीनगर और श्रावस्ती हैं। कुशीनगर भी बौद्ध धर्म के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित इस पुरा स्थल से बौद्ध मंदिर एक मिला है। तो बौद्ध मंदिर के निकट ही हम एक स्तूप देख पाते हैं जिसे महापरिनिर्वाण स्तूप कहा जाता है। इसके अवशेष मिले हैं। यहीं से कुछ दूरी पर एक दूसरा स्तूप है जिसे आगार्य चैत्य कहा जाता है। श्रावस्ती का भी महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्म में, जहाँ पर बुद्ध ने धर्म प्रचार के दौरान लगभग 24 वर्षावास व्यतीत किए थे और आगे चलकर अनाथ पिंडक ने यहाँ पर उनके रहने के लिए एक विहार का भी निर्माण कराया था। यहीं पर उस विहार के निकट से ही एक स्तूप का मिलता है जिसके अवशेष हैं। यह स्तूप भी ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक बड़ा स्तूप था, लेकिन वर्तमान में इसके अवशेष मिलते हैं। कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्म की दृष्टि से। यहाँ भी बुद्ध ने बहुत वर्षावास व्यतीत किए थे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत से लोग यहाँ प्राचीन काल में यात्रा करते थे। यहाँ का कोचिताराम विहार बड़ा ही प्रसिद्ध था प्राचीन काल का। आगे चलकर यहाँ पर उस विहार के निकट एक स्तूप का भी निर्माण हुआ था, जो कोई मानता है कि बुद्ध के बाल और नाखून पर बना हुआ था। आगे चलकर इसका भी ध्वंसावशेष यहाँ से मिलते हैं। नालंदा का भी महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्म में। नालंदा में गुप्त काल में यहाँ पर एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में यह विकसित हुआ यहाँ का महाविहार। यही महाविहार के निकट ही एक स्तूप प्राप्त हुआ है और वहीं से अनेक छोटे मनौती स्तूपों का भी हमें उदाहरण प्राप्त होता है। तो नालंदा भी स्तूप अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। लेकिन पूरे भारत में जिस स्थल को सबसे ज़्यादा महत्ता मिलती है स्तूप संरचना को जानने के लिए या स्तूप वास्तुकला को जानने के लिए, उसमें सांची का नाम सबसे महत्वपूर्ण आता है, क्योंकि यहाँ से जो स्तूप मिला है वो अपने पूरे मूल अवस्था में सुरक्षित है। हालांकि कुछ वहाँ पर की कलाकृतियों को बाद में खुदाई में नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ का जो मुख्य स्तूप है अपने प्राचीन रूप में सुरक्षित है। इस कारण हम इस स्थान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है पूरे भारत में, और पूरे दुनिया के बौद्ध अनुयायी जो हैं वह यहाँ की यात्रा करते हैं। तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और यह भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत से स्मारक हैं जिनका निर्माण 3वीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ, ईस्वी के बीच में। और इस स्थल की खोज का कार्य जो आधुनिक काल में है वो 1818 में जनरल टॉयलर द्वारा माना जाता है। आगे चलकर 1819 से 1821 के मध्य कैप्टन फेल ने यहाँ के स्तूप के कुछ हिस्सों को प्रकाशित किया, और लेकिन 1822 में जॉनसन ने यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त करके यहाँ कुछ खुदाई करने का कार्य किया, लेकिन उनके अनियोजित खुदाई में काफ़ी हिस्सा जो सांची के स्तूप स्थलों के आसपास का था उसमें कुछ हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुँचा। 1851 में जनरल कनिंघम और FC मैसी ने भी यहाँ पर खुदाई का कार्य कराया और यहाँ की चीज़ों को प्रकाशित करने का कार्य किया। हालांकि उनका भी उत्खनन जो था नियोजित नहीं था, इस कारण कुछ नुकसान हुआ यहाँ के कलाकृतियों को, लेकिन इसको प्रकाश में लाने का भी उन्होंने काम किया। 1854 में FC मैसी ने यहाँ के अनेक रेखा चित्रों को प्रकाशित किया। सांची के स्तूप और सांची के अन्य वास्तुगत चीज़ों के बारे में अनेक रेखा चित्र प्रकाशित किए। सांची स्थल का महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से बहुत अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लगभग 900 अभिलेखों का प्रकाशन बूलर, लूडर्स और एंजिन मजूमदार ने मिलकर किया है, जो कि यहाँ विभिन्न कालों में स्तूपों के निर्माण और विभिन्न प्रकार के दान देने के लिए लोग आए थे। इससे पता चलता है कि यह स्थान जो था लगभग पूरे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था और बहुत से लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए यहाँ आया करते थे। कोई बाद में बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन भी हुए जिनसे इस स्थल की सांची की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सर जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुचे का द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जॉन मार्शल ने एक गाइड टू सांची नामक प्रकाशन किया, जिससे भी हमें सांची की जानकारी प्राप्त होती है। अलेक्जेंडर किंघम की द भिल्सा टोप से भी यहाँ के विविध पुरा वस्तुओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। भास्कर नाथ मिश्र का सांची नामक प्रकाशन और वासुदेव सररवाल की भारतीय कला नामक पुस्तक से भी हमें सांची के पुरावशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सांची का जो स्तूप है, जो महान स्तूप जो जिसे यहाँ से 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं, जिनमें स्तूप संख्या 1 की मान्यता जिसे या जिसे मुख्य स्तूप कहा जाता है, उसे ही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती है।
स्तूप, 2 छोटे छोटे स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। तो सांची का जो मुख्य स्तूप है, इसका निर्माण मुख्य रूप से अशोक के काल में हुआ था और यह उस समय का अर्धगोलाकार ईंट का ढांचा था। बाद में यहाँ पर शुंग काल में इसका विस्तार हुआ। तो इस जो मुख्य ढांचा है, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे और उसके ऊपर, शिखर के ऊपर स्मारक बनाकर उनके उस पर छत्र बना दिया गया था। आगे चलकर शुंग काल में इसका पुनर्निर्माण कराया गया और इसका आकार लगभग दुगुना कराया गया। जो यहाँ का जो सबसे आकर्षक चीज़ है वह तोरण द्वार है। उसका निर्माण सातवाहनों के काल में हुआ था और बाद में गुप्त काल में भी कुछ निर्माण यहाँ पर हुआ। स्तूप वास्तु और बुद्ध कला की दृष्टि से जो यहाँ की, वैसे तो सारी संरचना ही चूँकि पूरे मूल रूप में अवस्थित, तो सबका महत्व काफ़ी है। यहाँ पर हम बौद्ध कला की दृष्टि से कुछ चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ के अलंकृत तोरण द्वार हैं, इनकी चर्चा बहुत की जाती है और बहुत ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म को जानने के लिए, स्थानीय जनजीवन को जानने के लिए। इनके तोरणों पर विविध प्रकार की कलाकृतियों का अंकन मिलता है। इन पर जो अंकन है उसे मुख्य रूप से हम 5 प्रकार के दृश्यों में मानते हैं। जो चारों तोरण द्वार हैं, 4 दिशाओं में प्रवेश करने के लिए बनाए गए थे, उनमें जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसे मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इस पर जातकों के दृश्य, भगवान बुद्ध के जीवन के दृश्य, बौद्ध धर्म के उत्तरकालीन घटनाओं के दृश्य, कुछ मानुषी वृद्धों के दृश्य और विभिन्न प्रकार के सजावटी अलंकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जातकों में यहाँ पर जिन जातकों का मुख्य रूप से हमें अंकन मिलता है उनमें छदंत जातक है, महाकपि जातक, महावेशंतर जातक, अम्बलुस जातक और साम जातक के चित्रों का अंकन, कथानकों का अंकन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जीवन दृश्यों में उनके जन्म, बोधि प्राप्ति, प्रथम धर्मोपदेश, महापरिनिर्वाण, माता महामाया के स्वप्न आदि का विविध प्रकार का अंकन यहाँ पर हम देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई बाद की घटनाओं में यहाँ पर कुशीनगर के विवाद और उनके स्मृति शेषों के बंटवारे के बारे में, रामग्राम के स्तूप के बारे में और अशोक की बोधि वृक्ष दर्शन यात्रा के बारे में हमें अंकन प्राप्त होता है शिल्प में। इसके अलावा 6 मानुषी बुद्धों का भी शिल्प हमें यहाँ से मिलता है। यहाँ की जो सजावट है वो बड़ा ही आकर्षक है, जिसमें हमें विविध प्रकार के प्राणियों, यक्षों, यक्षिणियों, गंधर्वों आदि का अंकन बहुत ही आकर्षक ढंग से शिल्प में किया गया है। मुख्य स्तूप के अलावा यहाँ 2 छोटे स्तूप भी मिले हैं। स्तूप संख्या 2 का जो मार्किंग किया गया है, यह एक छोटा स्तूप है, देखने में मुख्य स्तूप की तरह ही लगता है, लेकिन इसका आकार काफ़ी छोटा है। इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। वेदिका पर विविध प्रकार के नक्काशी का अंकन हमें प्राप्त होता है। इसमें बुद्ध के जीवन के दृश्य जैसे जन्म, महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण आदि का अंकन और प्रतीकात्मक रूप से विविध प्रकार की नक्काशी का भी पशु, पक्षी, यक्ष और पौराणिक जीवों का अंकन यहाँ से प्राप्त होता है। इस स्तूप में हमें अशोककालीन 10 आचार्यों के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम कासप गोत, मध्यम, हारितपुत्र, वाचीय, सुविजयत, महावनय, आपिरगिरी, कौडिन्यपुत्र, गोतीपुत्र, मोगलीपुत्र है। बौद्ध विद्वानों का मानना है कि ये सभी आचार्य समकालीन नहीं थे, तो इनका पहले अस्थि कहीं और रखा होगा, बाद में यहाँ पर लाके एक जगह रख दिया गया होगा। तो इस रूप में ये अपने आचार्यों के अस्थि अवशेषों के लिए स्तूप का निर्माण बाद में किया गया होगा। एक तीसरा स्तूप भी यहाँ महत्वपूर्ण है, जो आकार में छोटा है। इसमें एक तोरण द्वार है। इसके तोरण द्वार वेदिकाओं पर अनेक प्रकार के चित्र हैं। इन चित्रों में हम बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के चित्र पाएंगे या देखते हैं। यह इस स्तूप का महत्व है कि यहाँ से सारिपुत्र और महामोदगलायन, ये बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, उनके स्मृति शेषों को इस स्तूप में रखा गया है, सजोया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांची का जो स्तूप है, जो वो बौद्ध कला के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जो स्तूप का स्थापत्य है उसको समझने और जानने में यह स्तूप जो है बहुत महत्व रखता है। उत्तर भारत के इन प्रमुख स्तूपों के पश्चात हम दक्षिण भारत के कुछ स्तूपों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय था और सातवाहन काल से लेकर बाद में पूर्व मध्यकाल तक यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत से प्रभावित शासकों को हम देखते हैं। दक्षिण भारत में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य स्थलों में प्राप्त हुए हैं।
जो प्रमुख स्तूप हैं इस क्षेत्र के उनमें अमरावती, भट्टीप्रोलु, जग्गेपेटा, घंटसाल, नागार्जुनीकोंडा, गोली और सन्नती प्रमुख हैं। इनमें अमरावती के स्तूप को सबसे महत्व दिया जाता है। इस क्षेत्र के स्तूपों की विशेषता है कि इनका निर्माण, जो बाहरी निर्माण है, मुख्य रूप से वो संगमरमर या चूने पत्थर से हुआ है और ये विविध प्रकार के चित्रित तोरण और वेदिकाओं के लिए जाने जाते हैं। इनकी आकारगत भी बहुत विशिष्टताएं हैं। इन पर अलग अलग, सबकी अलग अलग विशेषता है, तो सब पर नहीं चर्चा हो पाएगी, कुछ की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो है वो अमरावती का स्तूप है। यह एक बड़ा विशाल चैत्य था और बड़ा ही आकर्षक था, लेकिन वर्तमान में इसका पूरा स्वरूप नष्ट हो गया है। ध्वंसावशेष के रूप में इसके जो अवशेष प्राप्त होते हैं इसके कलाकृतियों के, वे चेन्नई संग्रहालय, अमरावती के स्थल संग्रहालय और नया दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम संग्रहालय में सुरक्षित हैं। उनको देखकर प्रतीत होता है कि यह स्तूप जो था बहुत ही सुंदर और बड़ा ही आकर्षक स्तूप रहा होगा, लेकिन वर्तमान में हमें किसी इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी जो संरचना है वो जो अर्धगुंबदाकार जो संरचना थी उसके चारों ओर उसे चौकों से ढक दिया गया था। इसकी खास विशेषता यह थी कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं और विविध जातक कथाओं का यहाँ पर अंकन है, विविध प्रकार के। अमरावती स्तूप का जो निर्माण हुआ था वह 3 शताब्दियों के मध्य हुआ था। ईसा पूर्व, लगभग ईसा की 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और पहली या दूसरी शताब्दी के मध्य में इसका मुख्य संरचना का निर्माण हुआ। बाद में भी कुछ इसमें कुछ वो देखा जा सकता है, लेकिन मुख्य निर्माण इसका ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से लेके 2वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ होगा, ऐसा कलाविदों का मानना है। यहाँ पर जो अंकन है, जो अवशेष प्राप्त होते हैं, इन अंकनों में प्रतिमाओं को चेहरों पर बड़ा गंभीर हाव भाव को दिखाया गया है। आकर्षक भी हैं काफ़ी। इनकी आकृतियाँ पतली हैं, इनकी गति और शरीर में तिर्यक भंगिका में त्रिभंग रूप में इन भंगिकाओं को दिखाया गया है। यहाँ पर जातकों से संबंधित आख्यानों का चित्रण काफ़ी संख्या में है। इन आख्यानों में बुद्ध के जीवन की घटनाओं का वर्णन भी है और जातक कथाओं का भी अंकन इन पर है। इसकी जो कलाकृतियाँ हैं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो अमरावती स्तूप को जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अलावा नागार्जुनीकोंडा और गोली का स्तूप भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नागार्जुनीकोंडा का स्तूप जो एक ठाकुर राजाओं के शासन के काल में निर्मित हुआ था। नागार्जुनीकोंडा और गोली से जो स्तूप में जो कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वो अपने आकर्षक कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। ये कलाकृतियाँ भी जो है वे बुद्ध के विभिन्न जीवन के विभिन्न घटनाओं से संबंधित हैं और विभिन्न कालों की मानी जाती हैं। खासकर हिनयानी चरण और महायानी चरण दोनों की अलंकरण यहाँ पर हमें मिलता है और अलग अलग स्थितियों में उनका हम पहचान भी सकते हैं अलग तरीके से। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल दक्षिण भारत का है, वह है अनाकपल्ली, जो विशाखापट्टनम के निकट है। वहाँ का स्तूप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले ही कर्नाटक में गुलबर्गा के निकट सन्नती नामक बड़ा स्तूप भी प्राप्त हुआ है दक्षिण भारत से। यह भी एक बड़ा स्तूप है जिसके ध्वंसावशेष मिले हैं। इसे भी अमरावती के स्तूप की तरह ही माना जाता है कि उतना ही महत्व का यह भी स्तूप रहा होगा। ये स्तूप जो अधिकांश हमने देखा अभी तक जिसकी चर्चा की, ये स्तूप जो है मुख्य रूप से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2वीं शताब्दी ईस्वी तक के थे। इसके बाद थोड़ा सा स्तूप गुप्त काल में भी बनते हैं, जैसे कि पहले हमने धार्मिक स्तूप की चर्चा की थी सारनाथ, वाराणसी के निकट सारनाथ से। यह धार्मिक स्तूप को गुप्तकालीन स्तूप माना जाता है। बाद में गुप्त काल के कुछ स्तूप जो हैं उनको जो अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे कि राजगीर के में एक स्तूप के अवशेष मिले हैं थोड़े से, और साहित्य में उदाहरण मिलता है कि यहाँ में गुप्त काल में स्तूप का निर्माण हुआ था। इसके अलावा सिंध और पंजाब में भी कुछ ध्वंसावशेष मिले हैं जिनमें मिट्टी या पत्थरों के स्तूप बनाने का उदाहरण प्राप्त होता है। कुछ के उदाहरण के जो अवशेष बचे रह गए उनमें मीरपुर खास का स्तूप महत्वपूर्ण है, जो कि गुप्तकालीन या बाद का माना जाता है। तक्षशिला से भी 4वीं-5वीं शताब्दी के स्तूप प्राप्त हुए हैं। ये तक्षशिला क्षेत्र से प्राप्त हुए स्तूपों में हम जोलिया और भुल्लारण के स्तूपों को हम उसका ध्वंसावशेष अभी मिले हैं, और इसके साथ ही कश्मीर से भी कहीं कहीं 1-2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं स्तूप के ध्वंसावशेष। इनमें उसपुर और हरवा में गुप्तकालीन स्तूपों की संरचना मिली है। तो
इसके बाद हम आते हैं कि गुप्त काल के बाद भारत में स्तूपों को बनाने का चलन कम हो गया, अर्थात कि स्तूप स्थापत्य कला का जो उत्कर्ष काल था या सबसे जो सर्वाधिक जिसे कहा जाए चरमोत्कर्ष का काल, वह सातवाहन काल और उसके कुछ समय बाद तक को हम मान सकते हैं। गुप्त काल में भी जो स्तूप का जो पुनर्निर्माण या थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन उसके बाद फिर स्तूप निर्माण की परंपरा भारत में काफ़ी कम हो गई, लगभग न के बराबर हो गई। हालांकि भारत के बाहर यह परंपरा चलती रही। भारत के बाहर लंका में, जावा में, कंबोडिया, बर्मा, श्याम आदि स्थानों पर हम पूर्व मध्यकाल में भी हम स्तूपों के निर्माण की प्रथा देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय तक बौद्ध धर्म अपना स्थान बना चुका था। और वहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में थे, इस कारण वहाँ पर स्तूप बनाने की प्रथा चलती रही। लेकिन भारत में चूँकि बौद्ध धर्म पूर्व मध्यकाल में हास अवस्था में उसको एक तरह से कहा जाए उसमें गिरावट आने लगी, राजाश्रय उतना बढ़िया नहीं मिल पा रहा था, और बाहरी आक्रमण या अन्य कारणों से जिन भी कारणों से बौद्ध धर्म का भारत में लोप होने लगा, इस कारण इस कला को भी उतना संरक्षण नहीं मिल पाया और लोग उतना ध्यान नहीं देने लगे। इस कारण इस प्रथा का, इस स्थापत्य कला का एक तरह से रुक गई, इसका विकास रुक गया। इस प्रकार हम देखें तो जो प्राचीन बौद्ध कला है, प्राचीन भारत की बौद्ध कला है, उसका एक प्रमुख प्रतिनिधि है स्तूप की कला में हम देख सकते हैं। स्तूप यद्यपि शारीरिक समाधि को सुरक्षित रखने की एक विधि थी, लेकिन बाद में इसे हम बौद्ध लोगों ने एक कलात्मक स्मारक के रूप में विकसित किया। इसके जो भी अवशेष कुछ ही जगह पूर्ण अवस्था में प्राप्त हैं, लेकिन इनसे इनकी महानता का दर्शन होता है और निश्चित रूप से यह भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय माने जा सकते हैं। धन्यवाद।